हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग किया था और हमने प्रोसेस कॉस्टिंग भारी भरकम चैप्टर को हमने आसानी वे में कंप्लीट किया। आज की क्लास प्रोसेस कॉस्टिंग समरी की क्लास है और इसे हम संक्षेप में जानेंगे। बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है। प्रोसेस कॉस्टिंग ये कॉस्ट शीट है जहां पे हम कॉस्ट को असाइन करते हैं, एलोकेट करते हैं और ट्रेस करते हैं। मतलब हर प्रोसेस में कितना कॉस्ट लगा हम फाइंड आउट करते हैं। ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, आपकी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी थी, ठीक है। आपने इतना यूनिट्स बना लिया, तो आपके इतने यूनिट्स बनाने में या ट्रांसफर करने में कितने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी थी, ठीक है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और हमारी कॉस्ट कौन से एलिमेंट में ज्यादा लग रही है, फॉर एग्जाम्पल मटेरियल में ज्यादा लग रही है तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस कॉस्टिंग में होते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पर सुटेबल है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम यहाँ पे बात करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग होता है ऑफ एलाइक गुड्स। एलाइक मतलब सिमिलर और आइडेंटिकल गुड्स। फॉर एग्जांपल, कार की बात करें तो कार की एक स्पेसिफिक लाइन है डिजायर, ठीक है। तो वो डिजायर क्या है, वो बल्क में प्रोड्यूस होती है और उसमें सिमिलर या आइडेंटिकल कंपोनेंट्स लगते हैं, तो वहां पे आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग उपयोग होती है, ठीक है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे उपयोग हो सकते हैं? जब तक रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है। और तीसरा पॉइंट क्या था कि आउटपुट ऑफ फॉर्मर डिपार्टमेंट इज द इनपुट ऑफ लेटर डिपार्टमेंट। मतलब पहला डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट का इनपुट बनेगा, ठीक है। और अब हम जानेंगे ये कौन कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होता है। सबसे पहला, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दूसरा, ऑयल रिफाइनरी। तीसरा, पेंट कंपनी, केमिकल कंपनी, फूड प्रोसेसिंग कंपनी, टेक्सटाइल कंपनी, पेपर्स कंपनी, ठीक है, प्लास्टिक कंपनी और इत्यादि इत्यादि। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल रॉयल्टी, अगर पेटेंट हो पेटेंट भी आएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो क्या क्या होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड आ सकता है या एनी अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो भी नाम होगा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। तो प्रोसेस अकाउंट के अंदर हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या होता है। हमने पिछले सवाल में देखा था, हमने उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं था। जब हमने पहला सवाल बनाया था उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं था, तो हम इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के साथ भी आ सकता है। प्रोसेस के अंदर क्या हो सकता है? नॉर्मल लॉस हो सकता है और एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। और साथ साथ यहाँ पे एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। अगर बात करें तो हम यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं डब्ल्यूआईपी ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। मतलब हमने सामान कितना बनाया, सीधा समझिए। तो उसके अंदर हम क्या फाइंड करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कितना बनाया। फिर हम फाइंड करते हैं कि हमारा कॉस्ट पर यूनिट कितना लगा। पर यूनिट मतलब पर इक्विवेलेंट यूनिट, समझ रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अप्रोक्सीमेट, फिर हम अप्रोक्सीमेट करते थे कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में कितना आया, ठीक है, हमने ट्रांसफर किया तो इसमें इतना आया, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस में इतने के दर से हमारी कॉस्ट लगी, इत्यादि इत्यादि, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम सबसे लास्ट में प्रोसेस अकाउंट को हम फर्निश कंप्लीट करते थे, अगर आपको याद होगा तो।
ये कब करते थे जब आपका इंटरनल प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं था। अगर इंटरनल प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा तो प्रोसेस अकाउंट फर्निश करने से पहले आपको इंटरनल प्रॉफिट की अमाउंट प्रोसेस कॉस्ट शीट में रखनी पड़ेगी, तब आप प्रोसेस अकाउंट को मतलब कंप्लीट कीजिएगा। अब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होती है? जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब ट्रांसफर प्राइस पे बेचता है, तो वहां पे एक सिचुएशन राइज होती है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। द प्रॉफिट एलिमेंट इज नोन एज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ठीक है, और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को हम प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, और जो हमने ट्रांसफर किया एज यूजुअल हम प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट। ये चार्ट प्रोसेस कॉस्टिंग की रामबाण चार्ट है, ये समरी चार्ट है। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आपने प्रोसेस कॉस्टिंग की रेस ऑलमोस्ट जीत ली है। तो प्रोसेस कॉस्ट के अंदर हम आइटम को वैल्यू कैसे करते हैं? अगर हम नॉर्मल लॉस की बात करें, तो प्लान होता है, एस्टिमेटेड होता है, रूटीन होता है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको डिफाइन किया गया होगा कि कितना लॉस हुआ, फॉर एग्जांपल 5% ऑफ द इनपुट और एनी अदर केस, और साथ में सेल्वेज वैल्यू दिया होगा या स्क्रैप वैल्यू दिया होगा एट द रेट ऑफ ₹1 और 2 और एनी अदर रुपीज। तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आ सकता है आप समझिएगा। जो हम एस्टिमेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर नॉर्मल लॉस नील दिखाते हैं, लेकिन जब हम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हैं तो जो नॉर्मल लॉस से हमारा रियलाइज हुआ है उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी मटेरियल की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमारी आई सपोज 100 रुपीज, ठीक है, और नॉर्मल लॉस हमारी आई है 20 रुपीज, तो 80 रुपए वो हमारा क्या है, नेट कॉस्ट है। क्लियर? अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस के बारे में। तो एबनॉर्मल लॉस क्या है? एड ऑफ हो जाता है, मतलब जो प्लान नहीं है, अचानक हो गया, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, प्रोडक्शन शट डाउन हो गया टेम्पररी में, ठीक है, मटेरियल स्पाइल हो गया, या जो हमने माल बनाया मंगवाया था वो माल टाइम पर नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण हम आइडल बैठ के हमारा टाइम का लॉस हो गया, हमारा प्रोडक्टिविटी का लॉस हो गया, और बहुत सारे तरह के लॉस हो गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो उस केस में हम क्या ट्रीट करेंगे? देखिए, हम उस वो आइटम बना सकते थे लेकिन बना नहीं पाए, समझिएगा। तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट लगती बनाने में, तो हमने तो उसे लॉस कर दिया, तो अल्टीमेटली वो भी हमारा कॉस्ट है, समझ रहे हैं? तो हम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू करते हैं। एबनॉर्मल गेन और आउटपुट, ये दोनों भी वैल्यू एट कॉस्ट पे होते हैं या कॉस्ट पर यूनिट पे होते हैं, और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पे होते हैं, एज द केस में भी क्वेश्चन आपको बता देगा या क्वेश्चन आपको इंप्लाई करेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम आउटपुट की बात करें तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला, ट्रांसफर हो सकता है, दूसरा हम सेल कर सकते हैं। अब अगर आपने सेल किया है तो आप ये फाइंड कीजिए कि सेल के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है या नहीं है। मतलब अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस, मतलब ट्रांसफर प्राइस पे सामान बेचता है, तो उसके अंदर डिपार्टमेंट वन का प्रॉफिट इंक्लूड है, समझिएगा। तो आपको पता है कि प्रोसेस कॉस्ट शीट मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्ट शीट, आप समझिए, ये हमारी कॉस्ट
कॉस्ट शीट है, मतलब इसमें हमें प्रॉफिट एलिमेंट हटाना पड़ेगा। तो हम हटाएंगे कैसे? सेल्स हमारा ग्रोस ग्रोस में है, ठीक है, सेल्स हमारा ग्रोस में है, तो सेल्स में प्रॉफिट घटाने के लिए, मतलब कॉस्ट पे लाने के लिए हमें प्रॉफिट घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्स हमारा क्रेडिट साइड में है, हमने सेल किया है, मतलब प्रोसेस के क्रेडिट साइड में है, हमें कॉस्ट पे लाना है, समझ रहे हैं? तो कॉस्ट पे लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम प्रॉफिट को डेबिट साइड में लिखेंगे, समझ रहे? तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा? कॉस्ट पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब अगर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट पे नहीं बेच के कॉस्ट पे बेचा, जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो कॉस्ट होगी उस केस में, यहाँ पे कोई प्रॉफिट का एडजस्टमेंट नहीं आएगा। क्लियर कट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा नॉर्मल लॉस का एग्जांपल है। क्वेश्चन आपको नॉर्मल लॉस के बारे में कैसे कैसे कहेगा, उसके अनुसार आपको वहां पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको नॉर्मल लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा, एनॉर्मल लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक यहाँ पे हमने केस लिया है, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे ओपनिंग WIP 10,000 है, ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस 20,000 है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 15,000 है, क्लोजिंग फिनिश्ड आउटपुट 8,000 है, एंड क्लोजिंग WIP 5,000 है। आप समझ रहे हैं? अगर क्वेश्चन पूछने बोले, सी बोले बोले नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 10% हो, मतलब नॉर्मल लॉस एट द रेट 10% हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो आपको ये एज्यूम करना है कि 10% ऑफ इनपुट है। अब यहाँ पे इनपुट क्या हो सकता है समझिएगा। तो इनपुट हमने कहा था कि ओपनिंग WIP प्लस ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, ठीक है। तो ये कितना आया? 30,000, ठीक है। और रेट क्या डिफाइन है? रेट है हमारा 10%, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3,000। तो 3,000 यूनिट का ये आपका नॉर्मल लॉस हो गया। दूसरा केस, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोले कि नॉर्मल लॉस एट द रेट 10% ऑफ करेंट इनपुट है, करेंट इनपुट मतलब क्या होता है कि हम हमारे पास प्रीवियस प्रोसेस से कितना सामान आया और किस कॉस्ट पे आया, वो हमारा करंट इनपुट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20,000 यूनिट आया प्रीवियस प्रोसेस से, तो 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000 यूनिट। तीसरा केस लेते हैं, तीसरा केस लेते हैं। अगर नॉर्मल लॉस एट द रेट 10% प्रोडक्शन बोले, अब प्रोडक्शन कैसे निकल सकता है? ओपनिंग प्लस एडिशन, एडिशन हो सकता है इनपुट प्रीवियस डिपार्टमेंट से आया होगा, ठीक है। तो ओपनिंग प्लस एडिशन या फिर इनपुट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट माइनस क्लोजिंग, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कर लीजिए या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए। तो वही हमने यहाँ पे किया, 10,000 ओपनिंग WIP, 20,000 प्रीवियस प्रोसेस से आया और 5,000 हमारी क्लोजिंग WIP थी, ठीक है। तो नेट कितना पड़ गया? 25,000, 25,000 यूनिट्स। और नॉर्मल लॉस क्या है? एट द रेट ऑफ 10%। तो इस केस में नॉर्मल लॉस क्या आया? 2500। यहां तक क्लियर? अब आप सुनिएगा, नॉर्मल लॉस, ठीक है, नॉर्मल लॉस अगर बोले एट द रेट ऑफ 10% ऑफ ट्रांसफर, मतलब हमने जितना ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है, उसका 10% लॉस। तो इस केस में हमने ट्रांसफर कितना किया है? 15,000।
ठीक है, तो 10% कितने हो गए? 1500। क्लियर? और पांचवा और लास्ट कंडीशन क्या होता है? नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 10% यूनिट्स कंप्लीटेड। ठीक है, हमने जो यूनिट कंप्लीट किया है उसके उसका 10%। अब यूनिट कंप्लीट हमने कितना किया है? 15,000 और 8,000 हमने कंप्लीट कर लिया है। 15,000 8,000 हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब 23,000 टोटल हो गई। तो 23,000 का 10% कितना हो गया? 2300। 2300 हमारा नॉर्मल लॉस आएगा। क्लियर? अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस के बारे में। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन पूछना कहे, ठीक है, तो दो अप्रोच है, दोनों में आपको एग्जामिनर नहीं काटेगा। ठीक है, आपकी मार्क्स नहीं काटेंगे। ठीक है, ये एबनॉर्मल लॉस है। पहला, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन कुछ ना कहे, ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच आप यही है कि आप सबको 100% मान लीजिए। ठीक है, जिसमें आपका काम बच सके। ठीक है, अगर आपको लेंदी कैलकुलेशन करना है, ठीक है, लेंदी कैलकुलेशन करना, तो आप ये भी मान सकते हैं कि 100%, 50%, 50%। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? लेकिन बेस्ट प्रैक्टिकल ये है कि आप सबको 100% मानिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, ये कब अप्लीकेबल होगा? ठीक है, ये जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट अप्लीकेबल कब होगा? जब आप प्रोसेस वन अकाउंट में हो, मतलब आपको सिर्फ प्रोसेस वन अकाउंट बनाना हो। ठीक है, दूसरा दूसरा प्रोसेस टू अकाउंट में आपकी सारी यूनिट्स कंप्लीट हुई हो। ठीक है, मतलब आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, प्रोडक्शन सारे 100% कंप्लीट हुए हो, तो इस केस में आप ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक, अब वैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, हम इक्विवेलेंट यूनिट्स को कैसे वैल्यूएशन कर सकते हैं? तीन तरीके होते हैं, फीफो, वेटेड एवरेज मेथड और लिफो मेथड। लिफो एग्जाम में नहीं आता, सो इग्नोर इट। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो सबसे आसान तरीका है फीफो, आप फीफो लगाइएगा। तो फीफो कहता क्या है, समझिए। फीफो ये कहता है कि अगर आपको टेंडर मिला है 15,000 यूनिट का, और आपकी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो कि पार्शियली कंप्लीट है, ठीक है, वो 5,000 यूनिट है। ठीक है, तो आपको पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब एग्जांपल से समझेंगे आगे जाके। दूसरा दूसरा समझिए, ट्रांसफर जो हमने किया, जो हमने कंप्लीट किया, उसके अंदर आपको ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, सेम जो मैंने पहले कहा था। तीसरा, जब हम इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, तो उसमें हम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का अमाउंट जो कि पार्शियली कंप्लीट था, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के रूप में। आप ये देख रहे हैं फीफो मेथड।
एक एग्जांपल समझिए, ओपनिंग WIP 5,000 था, इनपुट है हमारा 15,000 और हमने कंप्लीट किया 12,000। तो हमने क्या कहा था कि 12,000 में पहले हमें ओपनिंग WIP कंप्लीट करना है। तो 12,000 में हमने 5,000 पहले हमने WIP कंप्लीट किया, मतलब 7,000 एडिशनल हमें 100% कंप्लीट करना है। तो क्लोजिंग WIP क्या हो गया? 3,000। क्लियर? तो जब हम एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। पहला क्या होता है, हमारे पास प्रीवियस प्रोसेस से कितना आया, ठीक है। दूसरा, हमने इस प्रोसेस के अंदर कितना कॉस्ट लगाया, ठीक है, लेस रियलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप, हमारा नेट कॉस्ट आ गया, ठीक है। नेट कॉस्ट आने के बाद हमने इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर दिया। आप ये मत पूछिएगा कि सर इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते कैसे हैं। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स को निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ये होता है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स का फॉर्मेट है और डाटा आपका यहाँ पे चेंज होगा, ये सेम डाटा नहीं होगा। हालांकि ये जो पार्टिकुलर्स आपके होंगे ये ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं सारे केस के, सारे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब क्या करना है, आप सिर्फ आप असाइन करना है, आप कुछ नहीं करना है। पहला, ओपनिंग WIP की कॉस्ट यहाँ पे डालनी है, ठीक है, ओपनिंग WIP कॉस्ट यहाँ पे आपने डाल दिया, ठीक है। और फिर जो आपका जो ओपनिंग WIP आधा अधूरा था उसको आप बनाओगे, ठीक है। किस रेट से? आपका रेट ये लगेगा, रेट आपका ये होगा, ये वाला रेट होगा 1 2 3 4। डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा रेट, डायरेक्ट लेबर का डायरेक्ट लेबर में जाएगा रेट, प्रोडक्शन और ओवरहेड का प्रोडक्शन और ओवरहेड रेट जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इसको कंप्लीट किया, यहाँ तक क्लियर। तो आप आपकी कॉस्ट ओपनिंग WIP ब्रांड में कितनी आई, ठीक है, वो आप निकाल लोगे यहां से, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब कितना हमने यूनिट इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कितना हमने एडिशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट है ऑर्डर को पूरा करने की या ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस करने की, ठीक है। तो सपोज यहाँ इस केस में हमारा था 7,000 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 7,000 यूनिट्स आएगा, ठीक है। कितनी की दर से? क्योंकि 7,000 यूनिट 100% हमारा कंप्लीट था, ठीक है। तो इन सबों का जोड़, इन सबों का जोड़ जो कि हमने यहाँ पे निकाला था टोटल कॉस्ट, उस रेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज यहाँ पे है 4 रुपए, यहाँ पे है 3 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे 1 रुपए। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा, आ गया, ये हो गया 10 रुपए। तो ये 10 रुपए से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर जाएगी 7,000 रुपए। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, तो उसी तरह हम जो भी हेड है, ठीक है, जिसकी जितनी यूनिट है, और ये यूनिट कैसे आता है, जब हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हैं तो उस केस में हम फाइंड आउट करते हैं कि क्लोजिंग WIP में कितना बन गया है, वो सारा यूनिट यहाँ पे आएगा, ठीक है।
और साथ में रेट हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है, रेट हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है, तो हम रेट से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये आपका हो गया। ठीक है, उसी तरह एबनॉर्मल गेन का होगा, उसी तरह आपका एबनॉर्मल लॉस का होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं वेटेज एवरेज पे। बेसिकली ये वेटेड एवरेज कहता क्या है? तो वेटेड एवरेज ये कहता है कि ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग WIP मस्ट विथ करेंट इनपुट। मतलब जब हम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे तो मटेरियल, ओपनिंग मटेरियल, ठीक है, करेंट मटेरियल के साथ जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो मेरी कॉस्ट आएगी, ठीक है, उससे हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, तब आएगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट मटेरियल। उसी तरह लेबर की बात करें तो ओपनिंग WIP ऑफ लेबर प्लस करेंट इनपुट ऑफ लेबर, या ये कहिए कि हमने इस प्रोसेस में कितना खर्चा किया वो लेबर। ठीक है, हमने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आया? कॉस्ट ऑफ लेबर आ गया। कॉस्ट ऑफ लेबर को हमने डिवाइड किया इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर, तो हमारा क्या हो गया? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट लेबर। सेम अप्लाई होगा प्रोडक्शन पे, सेम अप्लाई होगा ओवरहेड पे। यहां से क्लियर? सुनिए अब चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी ओपनिंग WIP थी 50। ठीक है, आपने इस प्रोसेस के अंदर कितना लगाया? 150 लगाया, तो कितनी हो गई? 200 हो गई। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने फाइंड आउट किया था जब हम इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल रहे थे, तो क्या हो गया? 4 रुपए के रेट से हो गया। उसी तरह मटेरियल 2 की बात करें, अगर ओपनिंग होगी तो ओपनिंग यहाँ पे लिखाएगा, करेंट इनपुट यहाँ लिखाएगा जो इस प्रोसेस में लगा, टोटल कॉस्ट ये आ गई। इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने निकाला पहले 10 रुपए पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, उसी तरह 10 और 8 आएगा, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया? 32। ठीक है, तो आप यहां बताइए, तो 20,000 जो है ये 32 की रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक क्लियर? और ओपनिंग WIP यहाँ पे जो आपका पार्शियली कंप्लीट था, पार्शियली ओरिजिनल में जो कंप्लीट था, जो ऑलरेडी कंप्लीट था, जो कंप्लीट नहीं होना था उसको आप इग्नोर कर दीजिए, जो ऑलरेडी कंप्लीट था शुरुआत में वो कॉस्ट आएगी। क्लियर? और फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपकी रेट होगी। ठीक है, तो ये सब निकालने के बाद ये जब आपकी ये वैल्यू आ जाएगी तो आप क्या कीजिएगा? आप प्रोसेस अकाउंट में डाल दीजिएगा वो वैल्यू, और आपका प्रोसेस अकाउंट पूरा हो जाएगा। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस अकाउंट पे। एबनॉर्मल लॉस के अंदर क्या क्या आ सकता है? पहला, हमारा कितना लॉस हो गया, हम बना तो लेते लेकिन बना नहीं पाए। ठीक है, कितने कॉस्ट पर यूनिट का या कितने कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट का लॉस हो गया, वो यहाँ पर रेट हो गया। ठीक है, कितना यूनिट लॉस हो गया, तो टोटल लॉस इतना हो गया।
लेकिन हम कितना रियलाइज कर सकते थे एट द रेट नॉर्मल लॉस? फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपकी लॉस हुई 200 यूनिट और आपकी ब्रांडिंग की कॉस्ट लगी 3 रुपए पर यूनिट, तो 200 गुना 3 कितना हुआ? 600। लेकिन नॉर्मल लॉस जो रियलाइज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1 रुपए, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं भले ये एबनॉर्मल लॉस हो, लेकिन हम नॉर्मल लॉस के भाव में इसके स्क्रैप को बाजार में बेच सकते हैं, मतलब 1 रुपए के दर से हम बेच सकते हैं। तो 200 गुना 1 कितना हो गया? 200। तो 600 तो लॉस हुआ था, जिसमें कि 200 रियलाइज हो गया। तो आप बताइए नेट लॉस क्या होगा? 400। तो ये जो 400 गया वो किस में जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और 200 कहाँ गया? 200 नॉर्मल लॉस के अकाउंट में गया। अल्टीमेटली इसको रियलाइज होना ही है नॉर्मल लॉस के अकाउंट में। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब एबनॉर्मल गेन की बात करते हैं। हमने एस्टिमेट किया था कि हम साल के एंड तक, ठीक है, 80 यूनिट बना लेंगे, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि वो 80 की जगह 90 बन गया, ठीक है? तो 10 रुपए का वो एबनॉर्मल गेन हो गया, मतलब 10 यूनिट आपका एबनॉर्मल गेन हो गया। मेरी बात समझ गए? तो ये 10 यूनिट को हम कैसे ट्रीट करेंगे वो यहाँ पे है। प्रोसेस अकाउंट से आया, नॉर्मल अकाउंट पे हमने ट्रांसफर किया, जो रिमेनिंग होगा वो यहाँ पे आ गया। उसी तरह नॉर्मल लॉस अकाउंट में प्रोसेस अकाउंट से आया, एनॉर्मल लॉस अकाउंट से आया, ठीक है, और यहाँ पे बाइक कैश आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, आज का टॉपिक ये खत्म हुआ, ये समरी थी। नेक्स्ट जो क्लास होगा वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की होगी। ये इससे बहुत बहुत ही आसान है, और इसमें बेसिकली मेरे ख्याल से 3 क्लास लगेंगे। प्रोसेस में हमारी 5 क्लासेस लग गई थी, इसमें 3 क्लास लगेंगे और ये 3 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। संडे को फिर मिलेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आप पढ़ के आइएगा, ठीक है? बाय।